जय हिंद। पौधों में हम लोग आज कल लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे जंतुओं में गैसों का शोषण, गैसों का परिवहन। फिर उसके बाद आज ये जो चैप्टर जो है इसका आखिरी टॉपिक है और ये आखिरी टॉपिक जो है इसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर करना होगा। तो ये आखिरी टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पौधों में शोषण पढ़ना है। पौधों में शोषण गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है उसके बारे में जानना है। तो हम लोग जंतुओं में जो शोषण था वो विशेष प्रकार के अंग के द्वारा संपन्न हो रहा था, लेकिन पौधा में ऐसा नहीं होता है। पौधा जो होते हैं उनके शरीर के सभी भागों में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होता है। तो ये जो श्वसन की क्रिया जो पौधों में हो रहा है वो जंतुओं से बिल्कुल भिन्न होता है। तो देखिए, तो हेडिंग यहाँ पर होगा पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन कैसे होता है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसमें लिख सकते हैं पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान का मतलब एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा या शरीर के सतह से कौन से क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा होता है। शरीर के सतह से होता है और वो कौन सी क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। विसरण क्रिया हम आपको बता चुके हैं कि जब कोई पदार्थ जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण क्रिया बोलते हैं। और पौधों में ये जो क्रिया है वो हमेशा मैक्सिमम जगहों पर होता है, चाहे पदार्थों के परिवहन के समय भी। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस द्वारा हो रहा है, विसरण क्रिया द्वारा शरीर के सतह द्वारा हो रहा है। अब अलग अलग भाग होते हैं पौधा में शरीर की सतह की। अगर बात करें तो तना हो गया, जड़ हो गया, लीफ हो गया, और वहां पर श्वसन गैसों के विनिमय के लिए क्या होते हैं, अलग अलग संरचनाएं मौजूद होती हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग को देखना है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो पौधों के पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा तना में उपस्थित वात रंध्रों द्वारा, या इसी को बोल सकते हैं अंतःकोशिकीय स्थान द्वारा संपन्न होता है। जबकि अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ में श्वसन गैसों का विनिमय या आदान प्रदान मूल रोम के द्वारा होता है। अब कह रहा है कि जो पौधों के श्वसन क्रिया जो है वो गैसीय एक्सचेंज जो है वो शरीर के सतह द्वारा हो रहा है। और शरीर के सतह को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, तना, जड़ और वो जो लीफ होता है। कह रहा है कि पौधों की पत्तियों में जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। हम आपको बताए थे ये प्लांट डायग्राम बनाना नहीं है, ये प्लांट है और प्लांट का ये लीफ है। और लीफ के एपिडर्मिस में क्या होते हैं, कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को ही हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। यही रंध्र जो होते हैं इसी के द्वारा क्या होता है, पत्तियों में गैसों का विनिमय होता है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, बाहर मुक्त करते हैं। तो ये जो ग्रहण करने और मुक्त होने की जो क्रिया हो रही है पत्तियों में वो किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, रंध्र के द्वारा संपन्न होता है। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सा गैस ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा गैस रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। लेकिन जब इनको ऊर्जा का निर्माण करना होता है तो ये क्रिया विपरीत हो जाती है। जब इनको ऊर्जा निर्माण करना होता है तो ये ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कौन सा गैस को मुक्त करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। कब, जब इनको श्वसन करना होता है, ऊर्जा का निर्माण करना होता है तब। लेकिन जब इनको प्रकाश संश्लेषण करना होता है तो ये उल्टा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ये मुक्त करते हैं। तो ये जो भी क्रिया हो रहा है तो ये इसको हम लोग बोलेंगे ग्रहण करने और मुक्त करने की क्रिया को क्या बोल रहे हैं, एक तरह से इनका आदान प्रदान हो रहा है, विनिमय हो रहा है। और ये किसके द्वारा हो रहा है, रंध्रों के द्वारा हो रहा है। अगर हम लोग तना में बात करें
तो तना में इस प्रकार से कई जगहों पर क्या होते हैं, ऊतक जो होते हैं, पादप ऊतक जो होते हैं वो ढीले ढीले बंधे होते हैं, एक दूसरे से काफी लूजली बॉन्डेड होते हैं। और तना का वह स्थान जहाँ के टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, ढीले रूप से बंधे हुए होते हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। या दूसरा चीज कह सकते हैं कि तना में कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर इस तरह से कोशिकाएं होते हैं और कोशिकाओं के बीच में ये छोटा छोटा गैप होता है। तो ये जो कोशिकाओं के बीच में गैप बन रहा है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं अंतःकोशिकीय स्थान। और ये अंतःकोशिकीय स्थान जो होते हैं या ये जो वात रंध्र होते हैं, यही वात रंध्र क्या करते हैं, तना के अंदर गैसों के विनिमय में, गैसों के आदान प्रदान में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तीसरा जो कहना है कि जड़ में श्वसन गैसों का जो विनिमय होता है वो किसके द्वारा हो रहा है, मूल रोम के द्वारा हो रहा है। तो अगर हम लोग जड़ की बात करें, ये जड़ है और जड़ का जो अंतिम सिरा होता है वहां पर काफी पतले पतले धागानुमा संरचना मौजूद होता है। और वो जो पतले पतले धागानुमा संरचना जो जड़ के अंतिम सिरे पर मौजूद होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मूल रोम। और यही मूल रोम क्या करते हैं, मिट्टी में मौजूद जो गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उनके आदान प्रदान में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो पौधों के अंदर जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है, तना में उपस्थित वात रंध्रों के द्वारा होता है, जबकि जड़ में किसके द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा। और ये सब कौन सी क्रिया द्वारा संपन्न होता है, विसरण क्रिया द्वारा। तो इसको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा इसके आगे भी देखते हैं, पहले इसको क्या करिए, नोट करिए। अब पौधों में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, कौन सा श्वसन होता है, हम लोग दो श्वसन पढ़े थे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो जो हरे पौधे होते हैं या कोई भी पौधा जो होता है मैक्सिमम, जो उनमें मुख्य रूप से वायवीय श्वसन होता है। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति कहने का मतलब है, मान लीजिए कहीं पर बाढ़ जाता है और बाढ़ आने के कारण जल भर जाता है, जल भरेगा तो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, वो छिद्र क्या जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब वो कोष बंद हो जाएंगे तो जड़ के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, और जब जड़ के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है उस स्थिति में पौधे जो होते हैं वो अवायवीय श्वसन प्रारंभ करते हैं और जड़ में इथेनॉल का निर्माण होता है। और अगर ये प्रक्रिया लंबे समय तक रहा तो इथेनॉल बनने के कारण जो पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि पौधों में मुख्य रूप से वायवीय श्वसन होता है, परंतु कभी कभी विशेष परिस्थिति का मतलब वही बताया कि अगर पौधा जो है वो चारों ओर से जल से घिर गया है और मिट्टी के अंदर उपस्थित जो छिद्र हैं वो बंद हो गए हैं, और जब वो छिद्र बंद हो जाएगा तो मिट्टी के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन का कमी आता है, उसी को विशेष परिस्थिति बोला है। तो कभी कभी विशेष परिस्थिति में पौधे अवायवीय श्वसन करते हैं, जिनसे इथेनॉल C2H5OH का निर्माण होता है। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा है कि पौधों में अवायवीय श्वसन कब होता है। तो अवायवीय श्वसन कब होता है पौधों में, तो पौधों जब चारों से जल से घिर जाते हैं और मिट्टी में उपस्थित जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तब पौधे क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। और अवायवीय श्वसन के दौरान किसका निर्माण करते हैं, इथेनॉल का निर्माण करते हैं। तो ये है इसका आंसर। लेकिन मुख्य रूप से कैसे श्वसन करेंगे, ये वायवीय श्वसन करेंगे। अब आता है कि पौधे और जंतुओं के बीच में जो श्वसन क्रिया होता है उसके बीच में तुलना कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पौधे एवं जंतुओं के श्वसन में अंतर या तुलना।
तो पौधों में अगर हम लोग श्वसन की बात करें तो पौधों में श्वसन की क्रिया जो है वो शरीर के सभी भागों से हो रहा है। जड़ अलग श्वसन कर रहा है, तना अलग श्वसन कर रहा है, पत्तियां अलग श्वसन कर रही है। लेकिन जंतुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। जंतुओं में जो श्वसन क्रिया होता है वो एक विशेष अंग के द्वारा संपन्न होता है। हम लोग में फेफड़ा होता है या अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, लेकिन पौधा में ऐसा नहीं है। पौधा में शरीर के सभी भाग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। लेकिन जंतु जो होता है उसमें जो श्वसन होता है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, वो शरीर के एक विशेष अंग के द्वारा संपन्न होता है। पहला अंतर होगा इसमें, पौधा में श्वसन शरीर के सभी भागों द्वारा होता है, जबकि जंतुओं में श्वसन की क्रिया विशेष अंगों द्वारा पूर्ण होती है। विशेष अंगों द्वारा पूर्ण होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, अब देखिए हम पौधा का सब भाग जहाँ श्वसन करना है, जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, जड़ में चाहिए तो जड़ ऑक्सीजन खींच लेगा, तना को चाहिए तो तना ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेगा, ये जो पत्तियों को चाहिए तो पत्तियां जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन जंतुओं के साथ ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमारे शरीर के अलग अलग भागों में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, तो वो कहाँ से जाएगा, पहले फेफड़ा में आएगा और फेफड़ा से ब्लड उसको क्या करेगा, शरीर के अलग अलग भागों में पहुँचाएगा। ऐसा नहीं है कि पैर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो पैर जो है वो वायुमंडल से खींच लेगा, ऐसा नहीं होगा। उसको कहाँ से, उसको अपने ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए फेफड़ा और रक्त पर निर्भर करना पड़ेगा। फेफड़ा पर इसलिए कि फेफड़ा जो होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और रक्त उस ऑक्सीजन को वहां तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में क्या हो रहा है, जो श्वसन गैस होते हैं उनका परिवहन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़ा से शरीर के अलग अलग भागों में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शरीर के अलग अलग भागों से कहाँ पर हो रहा है, फेफड़ा में। लेकिन ये समस्या पौधों में नहीं होती है। पौधा में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जहां पर भी श्वसन की आवश्यकता होती है वही भाग क्या कर लेता है, गैस को अवशोषित कर लगता है, या वहीं से गैस को क्या कर सकता है, वो मुक्त कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, जबकि जंतुओं में श्वसन गैसों का परिवहन होता है। जंतु जो होते हैं उनमें श्वसन गैसों का परिवहन होगा। और आखिरी पॉइंट आता है कि श्वसन की क्रिया जो है वो पौधा में क्या होती है, काफ़ी धीमी गति से होती है। गैसीय एक्सचेंज जो होता है काफ़ी धीमी गति से होता है, जबकि जंतुओं में जो श्वसन गति है वो क्या होता है, काफ़ी तीव्र गति से होता है। जिसमें लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि पौधों में श्वसन क्रिया जंतुओं की अपेक्षा धीमी गति से होती है। जंतुओं की अपेक्षा धीमी गति से होती है। तो ये है पौधों में श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो क्या होता है, समाप्त होता है। आपको क्या करना है कि इस चैप्टर का जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको सोल्व कर लेना है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और वो है परिवहन। इसको नोट करिए। तो नोट करने के बाद इसको क्या करना है, इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना है, और नेक्स्ट चैप्टर जो परिवहन है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज वीडियो जो है वो छोटा बनाने का मकसद यही है कि आप इसमें बचे जो क्वेश्चन है उसको आप उस समय क्या कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग परिवहन देखेंगे अगले लेक्चर से। तब तक के लिए धन्यवाद।